हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी। आई एम टीचिंग टू हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी रियल नंबर, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं इनके इंट्रोडक्शन के पार्ट को देखते हैं। अभी हम जो चलेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। रियल नंबर क्लास 10th एनसीईआरटी पूरा ऑल ओवर एनसीईआरटी होगा। वन शॉर्ट वीडियो है सर, देखते देखते रहिए आप लोग। इंट्रोडक्शन में चलते हैं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। किसको? काउंटिंग नंबर्स को। काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है सर। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे 3 डॉट दे दिया मैंने, मतलब ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। किसको अप्रोच कर रही है सर? इंफिनिटी को। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे जाता चला जाएगा। होल नंबर, काउंटिंग नंबर में जीरो ऐड हो जाए, गिनती की संख्या में जीरो ऐड हो जाए, मतलब जीरो लगा दो, ये सारा सारा ऐसा ही रहेगा। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब क्या होता है? वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है। 3 डॉट का क्या मतलब होता है सर? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है। 1 2 3 3 डॉट देख रहे हो आप? 3 डॉट इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। उसमें हमने क्या इंक्लूड कर दिया? जीरो इंक्लूड कर दिया। आपने देख रहे हो आप यहाँ पे हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं सर? जीरो इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर में हमने क्या कर दिया? जीरो ऐड कर दिया। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से फुली डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। क्या होते हैं सर? इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट 3 डॉट, ठीक है। ये ऐसे पड़ गया 3 डॉट, इवन नंबर हो गए। ऑड नंबर जो 2 से फुली डिविजिबल नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल 1 3, और बताइए 5 7 9 11, इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? अब चलते हैं हम इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, इन तीनों के बारे में की फैमिली होती है। जैसा कि देख सकते हो आप, ये है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं सर? उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। इंटीजर के 3 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं बाबू? 3 बच्चे होते हैं। इंटीजर से कितने बच्चे होते हैं? यहां पे आप इंटीजर्स देख रहे हो, इंटीजर्स के 3 बच्चे होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर के फैमिली में केवल और केवल जीरो होता है। ओनली ओनली जीरो, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होते हैं? माइनस वाले नंबर होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे -4। नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हम माइनस की ओर अप्रोच, माइनस वाले नंबर की ओर अप्रोच करते चले जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या हो गया? ये सारे के सारे क्या हो गए सर? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। पॉजिटिव इंटीजर्स में लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है? प्लस होता है। +1 +2 +3, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है तो क्या छिपा होता है? क्या हिडन होता है बताओ? प्लस हिडन होता है, प्लस इनविजिबल होता है, ठीक है सर। इंटीजर्स, इंटीजर्स जो होता है उनके 3 बच्चे होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको? -3, यहाँ पे डॉट 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 दे दो, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे मैं आपको एक स्टार में बता देता हूँ, नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है सर? ये देखो, ये होता है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। आ रही बात समझ में?
तो क्या हो गया, मतलब ये साइड क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, ये इधर क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव को हम क्या प्लस वी से डिनोट करते हैं। ये हो गया जीरो इंटीजर, ये क्या हो गया, जीरो जो है वो क्या हो गया सर, जीरो इंटीजर हो गया। और जो इससे इधर है, इससे इधर जो है वो नेगेटिव इंटीजर होता है। नेगेटिव इंटीजर को हम माइनस वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, माइनस वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना तक तो आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर, बताओ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा। जैसे मैं प्राइम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं आपको फैक्टर्स बताता हूं। फैक्टर, जैसे मैं लिखता हूं फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर कौन कौन से टेबल में आता है, कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में आएगा। मतलब 6 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हो गए। ओके सर, लेकिन मैं लिखता हूं फैक्टर्स ऑफ 5। फैक्टर्स ऑफ 5, तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 के टेबल में आएगा या तो 5 खुद के टेबल में आएगा। मतलब इसके मैक्सिमम दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। 6 के कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर, और 5 के कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे ओनली। तो प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स, उनके केवल और केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर कौन कौन से नंबर के होते हैं, एग्जांपल में मैं लिख सकता हूं, बताओ, 2 3 5 7 9 तो होगा नहीं, 10 11 होगा, 13, इस तरीके से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब देखो एक सीक्रेट ट्रिक्स बता देता हूं। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, दुनिया का इकलौता है कि इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2, ओनली 2, ओनली ओनली 2, केवल दो, केवल दो ही होता है इवन प्राइम नंबर। आप देख रहे हो इस फैमिली में, देख रहे हो 3 भी क्या है, ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी, 11 13, ये सारे के सारे ऑड होते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी इवन नंबर हैं, उसमें से केवल इकलौता 2 जो होता है एक प्राइम नंबर होता है, और कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। आई मीन अगर दूसरे भाषा में इसको बोले तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर्स की फैमिली में केवल 2 ही इकलौता एक ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम भी है। नहीं तो बाकी बात सबके सब क्या होते हैं सर, ऑड होते हैं। बाकी बात क्या होते हैं, सबके सब ऑड होते हैं। सीख लिया आपने। दूसरी चीज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है सर, 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। दुनिया में एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा है, उसका नाम है 2। और 2 जो है इवन प्राइम नंबर भी होता है, और बाकी बात सबके सब ऑड प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर पे डिस्कस करते हैं सर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बताओ, बोलो, जिसके दो से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 4 6 8 9 10 12 14 डॉट 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 एक्सेट्रा, राइट। अब देखो ये 4 जो है सर, ये 4 जो है, ये 4 जो है वो क्या है बताओ, कंपोजिट नंबर है। तो मैं लिखता हूं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, यहां पे भी कुछ स्टार बनता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बताइए सर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। 4 से नीचे कोई भी क्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। आगे बात समझ में कोई दिक्कत है। अब देखो चलते हैं सर, यहां पे मैं थोड़ा सा एक स्टार और दे देता हूं। 1 इज नॉर प्राइम नंबर
नाइदर कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। वन जो होता है ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, याद रख लेना मेरे दोस्त। वन ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप ये पूछोगे कि वन होता क्या है, आप ये पूछोगे ना कि जी वन जो है वो होता क्या है, प्राइम नंबर नहीं होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्पेसिफिक नंबर होता है सर। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए दोस्त सीखते हैं स्पेसिफिक नंबर। स्पेसिफिक नंबर होता है वन, ओनली वन, ओनली वन। इसके फैमिली में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, एक ही होते हैं, ओनली वन। बिकॉज वन का केवल और केवल क्या होता है, एक ही फैक्टर होता है, ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर of 1, so 1 is a specific number। ठीक है सर, इतनी बात आगे समझ में। स्पेसिफिक नंबर की जो थ्योरी होती है वो ये कहता है कि भैया स्पेसिफिक नंबर वो नंबर होता है जिसके केवल और केवल एक ही, जिसके केवल और केवल एक ही क्या होते हैं, एक ही फैक्टर होते हैं, एक ही फैक्टर होते हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं, स्पेसिफिक नंबर कहलाते हैं। अब चलते हैं सर रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जड़ है ये। रैशनल नंबर क्या होते हैं सर, कोई बताए मुझे? हाँ जी, कोई तो बताओ मुझे रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जो वो होता है जो पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। विच नंबर इज, विच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी ओपन क्यू वेयर P and Q are integers but Q not equals to 0। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। विच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P ओपन Q, किसके फॉर्म में हो, P ओपन Q के फॉर्म में हो। रैशनल नंबर P ओपन Q के फॉर्म में होगा सर, ठीक है, रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होगा, P ओपन Q के फॉर्म में। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या होंगे, P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं सर, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर और जीरो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, यानी तो जीरो इंटीजर। ठीक है, तो पी और क्यू क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं या फिर जीरो हो सकते हैं, बट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी अपॉन क्यू, तो ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को एनआर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं सर, एनआर से। न्यूमरेटर को किससे डिनोट करते हैं, एनआर से, और डिनोमिनेटर को डीआर से। यहां पे मैं लिख देता हूं न्यूमरेटर, यहां पे मैं लिख देता हूं डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, डी फॉर डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है, जो क्यू है नीचे वाला, वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जो है वो क्या नहीं होना चाहिए सर, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 5/0, तो 5/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं पे 0/5 लिख दूं तो ये एक रैशनल नंबर है, वो एक क्या है, रैशनल नंबर है सर। ठीक है, क्यों है, क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि ऊपर में जीरो हो सकता है, नीचे में जीरो नहीं हो सकता है। ऊपर में जीरो हो सकता है, नीचे में जीरो नहीं हो सकता है। नीचे में जीरो होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब नॉट डिफाइन होगा तो रैशनल और इरेशनल का मतलब ही नहीं बनता, ना वो रैशनल होगा ना इरेशनल होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, विच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी ओपन क्यू
जो पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। लेकिन ये विच नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा सर? सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मान लो मैं लिखता हूं 2/4, 2/4 लिखता हूं तो ये एक क्या है, ये एक क्या है बताओ? ये एक फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर नहीं है। मैं इसको काटता हूं यहाँ पे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 1/2। तो 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, 1/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन यहीं पे मैं लिख दूं 2/4 लिख दूं तो ये एक क्या है सर बताओ? वो एक क्या है बताओ? बोलो, फ्रैक्शन है। रैशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ये मेरे दोस्त बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात। रैशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब 1/2 जो सिंपलेस्ट है। जैसे मैं 3 अपन लिखता हूं 60, 3/60 लिखता हूं मैं, कटिंग करो 1, यहाँ पे क्या होगा 20, ठीक है। तो 1/20 जो है वो क्या है? 1/20 जो है बताओ, ये 20 जो है ना सर, 1/20 ये है रैशनल नंबर। 3/60 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? रैशनल नंबर जो हो वो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो और पी अपन क्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म हो। पी अपन क्यू का कौन सा फॉर्म हो? सिंपलेस्ट फॉर्म, आई मीन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो, जहां पे पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स हो सकते हैं बट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, आई मीन डिनोमिनेटर जो है सर वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर। आपने क्या देखा? जब q इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें तो नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है कि हम जब उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते तो ना तो रैशनल है ना ही इरेशनल है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हमारे ना ही रैशनल हुए ना इरेशनल हुए, तो q जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने सीखा कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। अब हम रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे 3/4, 5/7, और इस तरीके से मैं डॉट डॉट दे देता हूं। मतलब ये हुआ कि हमारे ये एग्जाम्पल्स हो गए 3/4, 5/7 किसके? रैशनल नंबर के, ठीक है सर। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? विच नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p/q। p/q का सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए वेयर एटलीस्ट वन और बोथ p एंड q आर नॉट इंटीजर्स। या तो p इंटीजर ना हो या तो q इंटीजर ना हो या तो p और q दोनों इंटीजर ना हो। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं जहां पे q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। आई मीन रैशनल नंबर में भी q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए और इरेशनल नंबर में भी q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। मतलब कि आपका जो रैशनल है उसमें भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और इरेशनल में भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो सबसे सिंपल सी फॉर्म ये है कि रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, लेकिन वो p/q का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जहां पे या तो p आपका इंटीजर नहीं है या फिर q आपका इंटीजर नहीं है या फिर p और q दोनों ही आपका इंटीजर नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स के हम एग्जांपल्स लेते हैं, √3, √5, √7/5, इस तरीके से हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। पाई भी आपका इरेशनल नंबर है। पाई भी कौन सा नंबर है सर? इरेशनल नंबर है। आ रही बात समझ में? अब चलते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैमिली में रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। आई मीन रियल नंबर के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कौन सा है रियल नंबर? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रैशनल नंबर्स प्लस में इरेशनल नंबर्स इज इक्वल्स टू रियल नंबर्स। यही है आपका चैप्टर जो है रैशनल है और इरेशनल है, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं सर? रियल नंबर बनाते हैं। अब एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं? कुछ एग्जांपल इनके भी लिख दो, 3/4, 5/7, ठीक है। और इनके भी एग्जांपल्स लिख दो, √3, पाई,
और हमारा जो है √5 √7/5, ठीक है। इस तरीके से हमने डॉट डॉट दे दिए कि हाँ जी और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो सकते। अब चलते हैं सर हम यहाँ पे देखते हैं एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है। एलसीएम इज इक्वल्स टू होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को क्या बोलते हैं सर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो हमारा एक फार्मूला है, मेन फार्मूला, ये हमारा बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। आई मीन एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो ए बी के इक्वल होता है। ये टू नंबर्स पे ही यूजफुल होता है, 3 नंबर्स पे यूजफुल नहीं होता है। इसलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो ए इंटू बी होता है। मतलब टू नंबर्स के जो एलसीएम होते हैं उनके एलसीएम को निकाल लो, एचसीएफ को निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है सर, आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं। अब चलिए चलते हैं हम 1.1 एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट में एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, जैसे 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। इस तरीके से इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें हमें क्या करना है सर? इनके क्या करना है बताओ? प्राइम फैक्टर्स निकालने। एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो चलिए इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं सर। ओके सर, यहाँ पे क्या है? 140 है, 140 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा? फर्स्ट क्या है? 140 है। सेकेंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है सर 5005 और फिफ्थ कौन सा है सर? 7429। चलते सर सॉल्व करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 140 को सॉल्व करते हैं। 140 को इनको प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालना सर? प्राइम फैक्टर्स। आइए बनाते हैं। 140 है, 140 का निकालिए ऐसे प्राइम फैक्टर। किससे लगाओगे सर? 2 से लगाओगे। 70 फिर किससे लगाओगे? 2 से। 35 फिर किससे लगाओगे सर? 5 से लगाओ बाबू। फिर क्या हो गया? 7 से लगा दो, 1 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो अब जैसे 2 है, इंटू 2 है, तो मैं 2 का पावर क्या दे सकता हूँ? 2 दे सकता हूँ, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है। और क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में? जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। बताओ, मैं x इंटू एक्स क्या दे सकता हूँ? एक्स स्क्वायर दे सकता हूँ। मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर। आ रही ना बात समझ में? तो देखो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये सब तो इकलौता है, और ये क्या था? डबल था। ये हमारा क्या हो गया सर? आंसर हो गया। ठीक है, ठोक के मार दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं सर सेकंड में। सेकंड क्या है? 156 निकालते हैं। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। निकालेंगे यहाँ पे तो इक्वल टू दे ही दो अपना, जो भी होगा लिख देंगे। 2 से लगाओगे, कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा सर? 78 हो जाएगा। फिर किससे लगाओगे? 2 से लगाओगे, कितना हो जाएगा? 39। फिर किससे लगाओगे? 2 से नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा सर। 13 हो जाएगा। 13 वैसे भी आपका प्राइम नंबर है। 13 क्या है सर? 13 क्या है? प्राइम नंबर है। 13 क्या है बताओ? तो फिर 13 से ही लगा दो। फिर कितना हो गया सर? 1 हो गया। चलो इसका आंसर कैसे लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 है तो 2 का पावर क्या हो गया? 2 हो गया। 3 इंटू 13, यही आंसर हो गया।
ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलें, थर्ड पे चलते हैं। 3825 कितना है सर? 3825 लिखो यहाँ पे 3825 निकालिए इसका। 3825 3825 किससे लगाओगे बाबू? 3 से लगा दोगे? 3 से लगा दो कितना हो जाएगा? 1275 डिवाइड करके देख लेना आप। फिर किससे लगा दोगे बताओ? 3 से लगाओगे? लगाओ 3 से लगाओ, कितना हो गया सर? 425। फिर किससे लगाओगे आप बताओ? 5 से लगाओ, 85 हो जाएगा। फिर 5 से लगाओ, 5 से लगाओ, कितना हो गया सर? 17 17 5 से 85। और फिर किससे लगा दोगे? 17 से, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है ना? तो कितना हो गया? 1। हमें लास्ट पे क्या है? 1 लाके छोड़ना है। आई मीन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बिल्कुल 1 पे लाके छोड़ना है, बिल्कुल कंगाल बना देना है इसको। कर दो, बनाओ इसको। क्या लिखोगे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 इंटू 3 सही है ना? 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 कितने टाइम्स है सर? 2 टाइम्स है, मतलब 3 का पावर 2। यहाँ पे देखो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 5 का पावर 2 इंटू 17 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है, तो 17 लिख दिया मैंने। यही आपका हो गया आंसर। बहुत ही प्यारे अक्षरों में लिख दो, खूबसूरती बढ़ा करके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही बाबू? बोलो। और क्वेश्चन बनाए अपन लोग? बनाए बोलो। फोर्थ क्वेश्चन बना रहे हैं। 5005 5005। चलो यहाँ पे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का। 5005 का करते हैं। मैं ऐसे बॉक्स बना दिया हूँ सबके लिए, ठीक है। 5 से लगा दें मालिक? किससे लगाएं आप बताओ, कोई बताए मुझे। 5 से लगाते हैं 1001। फिर किससे लगाए बाबू? किससे लगाए बताओ? 7 से लगाओगे? 7 से लगाओगे कितना हो गया? 143। फिर किससे लगाओगे? 11 से लगाओ, 11 से लगाओ, कितना हो गया जी? 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 से लगा दो 1 हो गया। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें तो कोई ऐसा डबल रिपीटिंग है नहीं, डबल नहीं है ना, तो हम डायरेक्टली यहीं पे प्यारे अक्षर में आंसर मार देंगे। ओके सर, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 7429 7429 7429। अब देखो 7429 का निकालो। 7429 किससे लगाओगे बाबू? बोलो किससे लगाओगे? कोई बताए मुझे। 7429 है ना, किससे लगाओगे? 17 से लगाओ। 17 से पहले से नहीं लग पा रहा है, 437 हो जाएगा। फिर किससे लगाओगे बाबू? 19 से लगाओ, कितना हो गया? 23। फिर किससे लगाओगे? 23 से लगा दो, क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। कितना हो गया सर? 23 1 जा 23, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? 17 इंटू 19 इंटू 23। 17 मल्टीप्लाइड आई मीन इंटू 23। इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार दो बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? यहाँ सर यहाँ तक में कोई दिक्कत है सर? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? फर्स्ट में क्या था? 1 2 3 4 5 5 ही क्वेश्चन थे यहाँ पे। 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। 17 इंटू 19 इंटू 23 कर सकते हो ना? 7429 हो जाएगा। चलते बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। आगे चलते सर, क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91, ठीक है। तो इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अपन लोग फार्मूला याद किए हुए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अपन लोग फार्मूला क्या याद किए हुए हैं बाबू? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आज हम उसी चीज का यूज करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के जो मल्टीप्लाई होते हैं वो इक्वल होते हैं उस नंबर के एलसीएम के और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है सर? प्रूफ करना है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट क्या है सर? 26 एंड 91।
26 एंड 91, देख रहे हो आप 26 एंड 91 है। बनाओगे इसको, 26 का प्राइम फैक्टर निकालो और 91 का प्राइम फैक्टर निकालो। ये बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। करते हैं, 26 का निकालो, 2 13 जा, यही तो होगा। जैसे 26 का निकालते हो ना सर, आप यहाँ पर 26 का निकालते हो, कितना हो गया 13 से लगा दो तो 1 हो गया, ठीक है। तो 2 13 जा हो गया। अब चलते हैं 91 में। 91 में किससे लगाओगे बताओ, बोलो। 7 से लगाओगे, किससे लगाओगे, 7 से लगा दो, कितना हो गया सर 13 हो गया। फिर 13 से कर दो 1 हो गया। तो 7 13 जा, या फिर 13 7 जा कितना होता है 91 होते हैं, बताओ। तो इसमें लिखो यहाँ पे HCF, यहाँ पे लिखो LCM इक्वल्स टू, ठीक है, बहुत ही प्यारे अक्षरों में देयरफॉर लिख के कर दो। अब देखो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, 2 इंटू 13 में और 7 इंटू 13 में कोई कॉमन है, बताओ। तो हाँ जी कॉमन है, 13 कॉमन है। बोलिए मालिक, 13 क्या है, कॉमन है। HCF क्या हो गया सर 13 हो गया। सीख पा रहे हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से किस तरीके से हम LCM और HCF निकालते हैं। तो HCF कितना हो गया सर, HCF कितना हो गया बाबू 13 हो गया। LCM निकालो, LCM कैसे निकालोगे, LCM कैसे निकालोगे बताओ। 2 है तो 2 लिख दो यहाँ पे। अब देखो ये भी 13 है, ये भी 13 है, कितने टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स है। तो हाईएस्ट पावर 13 का कितना है, हाईएस्ट पावर क्या है 13 का 1 ही है। 7 का हाईएस्ट पावर कितना है 7 ही है, तो 7 कर दिया मैंने। और 13 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 ही है, तो 13 कर दिया हमने। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा सर 182। कितना हो जाएगा बाबू 182, कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है, चलो ठीक है 182। अब मैं लिखता हूं LCM भी निकल गया, LCM HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया, ठीक है। अब ये दोनों चीज तो निकल गए, तो हमें बोलते हैं कि भैया LCM इंटू HCF करो। LCM हमें निकालना है, LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF मतलब कितना होता है, LCM कितना है सर 182, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने HCF से, तो कितना है 13 है। तो 182 इंटू 13 कितना हो जाएगा बाबू बोलो, 2366 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 2366। अब हमें क्या निकालना है सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बोलो निकालो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बोलिए मालिक कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन कौन से हैं, हाँ जी बोलिए बाबू, दो नंबर्स कौन कौन से हैं 26 एंड 91 है, बोलिए ना 26 एंड 91 है। तो 26 इंटू 91 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हो जाएगा 2366, मतलब 2366, ये भी 2366। मतलब क्या है, ये और ये नंबर इक्वल है, देख पा रहे हो आप, हाँ जी दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लिख देंगे बहुत ही प्यारे अक्षर में, देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ, बोलो प्रोडक्ट्स नहीं सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है सर। तो हमने क्या सीख लिया, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस तरीके से लिख देना, बढ़िया पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे मालिक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सर, 510 एंड 92। तो लिखो यहाँ पे 510 लिख दो, यहाँ पे 92 लिख दो, यहाँ पे इक्वल टू कर दिया हमने, कर दिया, ठीक है सर। तो 510 का क्या निकालोगे बताओ, 510 का निकालो, 510 का प्राइम फैक्टर निकालो। किससे लगाओगे बाबू, 2 से लगा सकते हो, कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 255 किससे लगाओगे आप फिर, 5 5 10 ये 2 3 से लग सकता है, 3 से लगा दो, 3 से लगा दो कितना हो जाएगा 85। फिर किससे लगाओगे मालिक 5 से लगा दो, 17 5 से 85। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो उससे हमसे लगेगा नहीं, 1 हो जाएगा सर, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं,
510 के इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हमने लिख दिया। ठीक है सर। उसके बाद 92 है, 92 का निकालो प्राइम फैक्टर। 92 का प्राइम फैक्टर निकालोगे बाबू, निकालिए मालिक। कैसे निकालोगे? 2 से लगाओगे, बोलो कितना हो जाएगा? 46। फिर किससे लगाओगे? 2 से लगाओगे, फिर क्या हो जाएगा? 23। 23 खुद एक प्राइम नंबर है, लगने के नहीं बीच में कोई सा नंबर से, 1 हो जाएगा मालिक। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 23। तो 2 इंटू 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर और इंटू 23। ठीक है, इसमें तो कोई नंबर रिपीट में नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए सर, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एचसीएफ लिख दो और एलसीएम लिख दो। एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं सर, कॉमन है कुछ? कॉमन है, बोलिए मालिक। हाँ जी, कोई चीज कॉमन दिख रही है यहाँ पे? 2 क्या दिख रही है? कॉमन दिख रही है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा, बोलिए। और एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम हो गया, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले देखो सारे नंबर कौन कौन से नंबर हैं इसमें? 2 है, 3 है, 5 है, 23 है, 17 है, ये सारे के सारे नंबर हैं इन दोनों के एक्सप्रेशन में। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में। तो जो प्राइम फैक्टर्स में जो हम एलसीएम निकालते हैं, उसमें जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू वाले नंबर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 का पावर कितना है? कुछ नहीं, तो 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 2 है, तो मैंने 2 का स्क्वायर दे दिया, मतलब 2 के पावर 2 है, तो ये हाईएस्ट वैल्यू वाला है, तो 2 का पावर 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 3 है, इसमें तो 3 है ही नहीं, तो मैं 3 लिख देता हूँ। 5 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 5 ही है, तो 5 ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद 17 की हाईएस्ट वैल्यू 1 ही है, तो 17 ही है, मैं वो यही कर देता हूँ 23, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है सर, अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करने आती है आपको? 2 का पावर कितना होता है? 2 का पावर 2 है, तो कितना हो गया सर? 2 का पावर 2 है, तो मतलब कितना हो गया? बोलिए। 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं सर, कितना हो जाएगा? 23,460। 23,460 ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे सर? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? 23460 इंटू 2। जो भी होता है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एनओएस से भी नंबर्स होता है सर, एनओएस डॉट दे देना। ठीक है, नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दो नंबर्स कौन से हैं, 510 एंड 92। 510 और 92 मल्टीप्लाई कर लोगे सर? बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सर, कितना हो जाएगा? 46920, मतलब 46,920। और इसको भी करोगे तो ये 46,920 हो जाएगा। आई मीन दोनों क्या है? इक्वल है। बताओ ये दोनों क्या है सर? बोलो, इक्वल है ना? तो जब इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है सर, आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन है सर 336 एंड 54। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 336 इक्वल्स टू और 54 इक्वल्स टू। चलते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसका। 336 का निकालते हैं, कितना हो जाएगा सर? बताइए। 2 से लगाओगे कितना हो जाएगा? 168। फिर 2 से लगा दोगे सर, बताओ, फिर हो जाएगा 84। फिर लगाओ 2 से, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 42। फिर किससे लगाओगे? 2 से लगा दोगे 21। फिर किससे लगाओगे सर? 3 से लगाओ, फिर 7 हो जाएगा। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो लगा दो 7 से ही 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। इतना तक तो समझ गए सर। अब चलते हैं यहाँ पे हम
किसका निकालेंगे? 54 का निकालते हैं। 54 का निकालना आता है बेटा, कैसे निकालोगे बताओ? 2 से लगाओगे कितना हो गया? 27। फिर 3 से लगाओगे फिर कितना हो गया? 9। फिर किससे लगाओगे बाबू? 3 से लगाओगे फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगा दो 1 हो जाएगा। मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो लिखो यहाँ पे देयरफॉर एलसीएम, यहाँ पे लिखो एचसीएफ। एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं, जिसमें गोला लगता चला जाएगा। ये एक 2 है कॉमन, और ये एक 3 कॉमन हो गया सर। मतलब 2 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना होता है सर? अरे अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ पे, एचसीएफ पे हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 3 जा कितना हो गया सर? 6 हो गया। और एलसीएम में क्या करते हैं सर? एलसीएम में क्या करते हैं बताओ? एलसीएम में क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2, इस वाले में देखो 1 2 3 4, तो ये 2 का पावर कितना है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो हम हाईएस्ट पावर ले लेंगे तो 2 का पावर 4 ले लेंगे। 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 हो गया सर, इंटू यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो हम 3 का पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, इंटू यहाँ पे अब 7 है, इधर तो 7 है ही नहीं, 7 का पावर 1 ही है, तो हम 7 ही ले लेंगे। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा सर बताओ? इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? इनको मल्टीप्लाई करोगे बाबू कितना हो जाएगा बताओ? 3024 कितना होगा सर? 3024। तो देखो यहाँ पे लिखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो गया? 3024 इंटू कितना? 6। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं सर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? करिए बाबू, मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 18144 हो जाएगा। ठीक है, 18144, ठीक है। और एचसीएफ, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना होता है सर? कीजिए, कितना है? 336, और कितना को मल्टीप्लाई करना है? 54 को। 336 को 54 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाता है बाबू? 18144। ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम है बताइए? 18144 या 18144 दोनों सेम है ना? तो जब दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू कितना हो गया बताओ? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं अपन लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। हम अब चलते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके क्या करने हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। कौन से मेथड से? अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स को यूज करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 12, 15 और 21 है। यहाँ पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट 12, 15 एंड 21। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 12, 15 एंड 21। यहाँ पे लिखते हैं 12, यहाँ पे लिखते हैं 15, यहाँ पे लिखेंगे 21। अब देखो क्या लिख सकते हो इसके लिए? प्राइम फैक्टर निकालो। 12 के लिए निकाल सकते हो, बताओ? 2, 6, फिर 2 से लगाओ 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगा दो 1 हो जाएगा। तो हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हम 2 इंटू 2 है तो 2 का पावर क्या दे देंगे? 2 दे देंगे, इंटू 3 दे देंगे। ठीक है, 15 के बदले हम 15 का निकाल सकते हैं। बोलिए 15 का निकालो बाबू। किससे लगाओगे? 3 से लगाओगे, 5 हो गया, फिर 5 से लगा दो 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। ठीक है, तो 3 इंटू 5 है, इसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं है, तो हम 3 इंटू 5 ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 21 है, 21 के लिए निकालिए, कितना हो गया? फिर 3 से लगाओगे 7 हो जाएगा, 7 से लगा दो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 7, इसमें भी कोई रिपीटिंग नहीं है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया ऐसा। अब देखो इसमें कुछ सर्कल लगने वाला है, बताओ? कुछ सर्कल लगने वाला है बाबू, बताओ?
देखो इसमें भी 3 है, बताओ 3 है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 3 हो गया। HCF क्या हो गया सर, 3 हो गया। और LCM निकालो, LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, हाईएस्ट पावर ले लो। इसमें देखो 2 का हाईएस्ट पावर, सब जगह देखो आप, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, बोलो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है बाबू, 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर हर जगह 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो मतलब हमने 3 ही ले लिया। फिर देखो 5 ले लिया हमने, 7 ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा कितना 60, 60 7 जा 420, 420। तो एलसीएम क्या हो गया सर, एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा है वो 17 है, 17, 23 एंड 29। अब देखो इसमें क्या देख रहे हो आप, 17 जो है ये भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, और हमारा 29 भी प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर्स के HCF होता है वो 1 होता है। जब प्राइम नंबर्स के हम क्या निकालते हैं HCF, तो क्या होता है बाबू, वो 1 होता है, क्योंकि मैक्सिमम 1 ही कॉमन आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 17, तो 17 इक्वल्स टू कितना होता है, 1 इंटू 17, 23, 1 इंटू 23, और 29, 1 इंटू 29। इसमें कॉमन क्या हो सकता है सर, मालिक देखिए यहाँ पे 1 ही कॉमन हो सकता है, 1 ही कॉमन हो सकता है। HCF कितना हो गया, 1 हो गया। और LCM की बात करें सर, LCM तो कितना हो जाएगा, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, कितना हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 1133 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, है ना। कितना हो जाएगा, 1133। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, 8, 9 एंड 25। एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं बाबू बढ़िया से। 8 यहाँ पे लिख दो, 9 हर जगह लिख दो इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख दो 25। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। देखो 8 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 4, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं सर, बताओ। अब यहाँ पे देखो 9 है, 9 को किससे लगाऊं, 3 से लगा सकता हूँ, 3 हो गया, फिर 3 से 1 हो गया, मतलब 3 इंटू 3। तो हम इसको 3 का पावर 2 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 25 के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्राइम फैक्टर, 5 से लगाएंगे 5, 5 1 हो गया, मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, ठीक है। कोई कॉमन है सर, लिख दो यहाँ पे देयरफॉर HCF इज इक्वल्स टू, देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू। HCF क्या है सर, HCF इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 5 है, कोई कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है सर, 1 हो गया। और LCM तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर क्या है सर, 3 है। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 हो गया, और 5 का पावर 2 हो गया। 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 का पावर 2, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 8 9 जा कितना हो गया, 72, और यहाँ पे कितना है, 25 है। मल्टीप्लाई कर दो सर, कितना होता है, कितना होता है सर मल्टीप्लीकेशन, बताओ। 8 9 और 25 को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 72 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1800, मतलब 1800, 1800 कितना हो जाएगा बाबू, 1800। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। मतलब आपने जो बनाया उसमें आपका LCM जो हो गया वो 1800 है, और HCF जो है सर वो 1 हो गया। HCF क्या हो गया बाबू, 1 हो गया, है ना, और LCM क्या हो गया, 1800। आगे बात समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 1.1 का सर क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिव HCF 306 एंड 657। जो HCF है इन दोनों नंबर का वो 9 है,
तो हमें क्या बोल रहा है भैया, एलसीएम इन दोनों नंबर का निकालने के लिए। एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं। हम कौन से फॉर्मूला से बनाएंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इस वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हमने दे दिया सर एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या क्या सब है, कौन कौन सी चीजें दे रखी है। तो एचसीएफ जो है वो 306 और 657 का कितना दिया हुआ है सर, 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू इंट्रोगेटिव मार्क्स। मतलब ये हमें निकालना है, क्या निकालना है सर, इसका एलसीएम निकालना है। तो हमें पता क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बोलिए सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम तो दिया नहीं हुआ है तो हम ऐसे ही एलसीएम लिख देते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ 306 इंटू नहीं, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, ठीक है, इंटू एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है सर, तो मतलब 306 और 657 का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 306 इंटू 657, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया इंप्लाइज डेट, क्योंकि बीच में हम इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर देते हैं इंप्लाइज डेट, ठीक है। एलसीएम ऑफ 306 657 इंटू एचसीएफ, इसकी वैल्यू गिवन है सर, इसकी वैल्यू क्या है, गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है गिवन है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 9 गिवन है, 9। तो हमने कर दिया 306 इंटू 657, ठीक है। अब देखो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। अब देखो ये 9 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो 9 यहाँ पे कर दो। कटिंग आती करने, सिंप्लीफिकेशन 9 से कर दो, 306 को डिवाइड करो, कितना होता है सर, 34 होता है। तो कितना हो गया, 34 होता है। तो 34 को मल्टीप्लाई कर दो 657 से, कितना हो जाएगा सर, 2238 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 223338, मतलब 22,338। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रैकेट में एक घर बना के दे देंगे, इसको बहुमंजिला मकान बना के दे देंगे, और प्यारे अक्षरों में आंसर प्रेम से लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं सर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हमें एलसीएम ही निकालना था। तो 22,338 हमारा एलसीएम निकल चुका है। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। चलते सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन आपको, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 के पावर में कोई नेचुरल नंबर हो तो क्या वो 0 पे एंड कर सकता है। जैसे मान लो 6 का पावर में 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, है ना। तो चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 के पावर में अगर 1 देता हूं तो 6 का पावर 1 कितना होता है, 6 ही होता है। 6 का पावर में अगर मैं 2 दे देता हूं तो कितना हो जाता है वो बताओ। 6 का पावर में अगर 2 दे दूं तो क्या होता है मालिक, 6 इंटू 6 मतलब 6 6 36। अगर 6 को मैं तो 6 इंटू 6 जो 36 है, तो इसके लास्ट डिजिट में भी क्या आ रहा है, 6 ही आ रहे हैं, 0 पे एंड तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या 6 टू द पावर n जो है उसमें n कोई नेचुरल नंबर है तो क्या वो 0 पे कभी एंड कर सकता है, इसे हमें चेक करना है। तो हम इसको चेक करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं बाबू, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारा कभी भी ना
कोई भी नंबर हो, उस नंबर का अगर प्राइम फैक्टर 2 × 5 के पेयर के फॉर्म में हो, 2 × 5 के पेयर के फॉर्म में हो, तो वो जरूर 0 से एंड करेगा, क्योंकि 2 5 से क्या होता है, 10 होता है। तो अगर 2 × 5 का सिंगल पेयर है तो 1 0 आएंगे। अगर 2 × 5 का डबल पेयर हो तो डबल 0 आएंगे, ट्रिपल पेयर हो तो ट्रिपल 0 आएंगे, 4 पेयर हो तो 4 0 आएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये तो हो गई समझने वाला बॉक्स। ये क्या हो गया सर? समझने वाला बॉक्स। तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ अ नंबर एंड्स विद 0, ends with 0, prime factors must be 2 × 5, मतलब 2 × 5 के फॉर्म का पेयर होना चाहिए, 2 × 5 का पेयर होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में। तो हम चेक करते हैं एक बार क्या, कि 6n जो है वो 6n किसके फॉर्म में है। तो 6 का मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, 2 से लगा दोगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से लगाओगे 1 हो जाएगा। तो 6 की जगह पे मैं क्या दे देता हूँ, 2 × 3 क्या है, 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 × 3 के फॉर्म में हो सकता है। तो 2 × 3 लिख दिया मैंने, और उसका पावर क्या है, n है। तो हमने क्या बताया बाबू कि 2 × 5 के फॉर्म में उसका 2 × 5 का पेयर होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 × 5 का पेयर होना चाहिए, या सिंगल पेयर हो, डबल पेयर हो, ट्रिपल पेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 1 पेयर 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ये 2 तो मिल रहा है, यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, ये क्योंकि है यहाँ पे क्या 3 है। तो 2 × 3 का पेयर है, ये 2 × 5 का पेयर हमें होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टर में 2 × 5 का पेयर नहीं लग रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बाबू, 6n जो है, तो 6 वहां n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो कभी भी 6n मतलब 6 के पावर में कोई सा भी नेचुरल नंबर आ जाए तो उसमें 0, उसके फाइनल आंसर में 0 नहीं आएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे बताओ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, इसको मैं ऐसे घेर देता हूं, ठीक है, डिजिट 0, राइट, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट contain पेयर ऑफ 2 × 5, मतलब 2 × 5 के फॉर्म में इसका प्राइम फैक्टर में पेयर नहीं बनना है, प्राइम फैक्टर में इसका पेयर 2 × 5 के फॉर्म में नहीं बनना है, 2 × 3 के फॉर्म में बनना है, लेकिन 2 × 5 के फॉर्म में इसका पेयर नहीं बनना है। इसलिए क्या होगा, ये इसका एंडिंग जो है वो 0 से नहीं होगा, इसका एंड विद द डिजिट 0, मतलब इसका लास्ट कभी भी 0 पे नहीं होगा। मतलब 6 रख लो, 36 रख लो, या फिर 6 का पावर कोई सा भी आप नेचुरल नंबर दे देते हो, तो इसका एंडिंग जो है वो 0 से नहीं होगा। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, 0 से एंडिंग होने के लिए 2 × 5 का पेयर उसके प्राइम फैक्टर्स में सम्मिलित होने चाहिए। 2 × 5 का फैक्टर्स पेयर सम्मिलित होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा सर, 0 से एंड करेगा। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं सर, ठीक है, चलते हैं सर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, बट कंपोजिट क्यों है, इसी चीज को आपको प्रूफ करना है, इसी चीज को आपको क्या करना है सर, प्रूफ करना है। आइए सर क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अब इनको और इनको हमें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं देखते हैं। यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13 है, तो मैं 13 को कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन ले लेंगे, 7 × 11
13 तो मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 13 कॉमन ले लेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 7 इंटू 11 कितना होगा 77, 11 7 77 अब प्लस में 1 13। अब देखो यहाँ पे क्या है 77 और प्लस में 1 कितना हो जाता है बाबू 78 हो गया। बताओ तो हम इसको क्या मल्टी, ये जो इंटू है ब्रैकेट जो है वो क्या होता है इंटू ही तो होता है, तो 13 इंटू 78 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 78। और 78 क्या है सर हमारा प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है, क्या है कंपोजिट नंबर है। तो जैसे ही हमारा 78 कंपोजिट नंबर होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 78 इज अ कंपोजिट नंबर। 78 में अगर कोई प्राइम नंबर भी मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा बताइए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर इंटू कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्यों हम लिख सकते हैं यहाँ पे 78 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सो 13 इंटू 78 विल बी कंपोजिट नंबर। हमने एक को तो कंपोजिट नंबर घोषित कर दिया, अब इसको चलते हैं घोषित करेंगे। तो चिल्लाते हैं, अब चिल्लाइए बाबू, कैसे चिल्लाओगे, नहीं चिल्लाना तो है नहीं, क्वेश्चन बनाना है तो बनाओ इसको। 7 इंटू ये देखो 7 इंटू 6 है, सारी चीज है ना इसमें, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, 5 कॉमन ले लो। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 तो हमने कॉमन ले लिया बाबू, तो 4 है 3 है 2 है, 4 है 3 है 2 है 1 है, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। और यहाँ पे हाँ प्लस में क्या हो रहा है सर, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 5 कॉमन ले रखे हैं। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो 5 इंटू 1008 प्लस में 1 तो 1009 हो गया। तो 5 तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है जो क्या है प्राइम नंबर है, बट 1009 क्या है ये कंपोजिट नंबर है। क्या है सर ये कंपोजिट नंबर है, तो मैं लिखता हूं 1009 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सो 5 इंटू 1009 मतलब 1009 विल बी कंपोजिट नंबर। ठीक है सर, ये हमारा हो गया आंसर, हमने इसको क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 में। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड का जिसमें सोनिया नाम की एक बच्ची है जो 18 मिनट्स में उसको रन कर लेती है। ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, जाहिर सी बात है फील्ड बड़ी ही होगी क्योंकि वो 18 मिनट्स में उसको पूरा करती है। जबकि रवि नाम का एक लड़का है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब उसी काम को करने के लिए रवि नाम का जो एक लड़का है वो दौड़ता जब है राउंड करता है तो वो 12 मिनट्स लेता है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, मतलब वो सेम पॉइंट से दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और एक जगह से बिल्कुल सेम जगह से और एक ही बार। ठीक है, मतलब टाइम भी उनका सेम ही होता है और जगह भी उनका सेम ही होता है, एक ही जगह से वो दौड़ना शुरू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी उनका सेम होता है, मतलब जब दौड़ना चालू करते हैं तो सेम डायरेक्शन से ही दौड़ते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में लड़का दौड़ रहा है उसी जिसमें मतलब जिस डायरेक्शन में सोनिया दौड़ रही है उसी डायरेक्शन में हमारा जो रवि भाई है वो भी दौड़ रहा है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने टाइम के बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमें बनाना है। चलते सर यहाँ पे कोई एक हमारा
एक सर्कुलर पाथ है, सही तो बन नहीं पाया, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे क्या है, एक रवि नाम का है और एक सोनिया नाम की लड़की है, रवि नाम का एक लड़का है, और दोनों सेम जगह पे हैं और सेम टाइम पे इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल रन करते हैं। तो मैं बोलता हूँ सोनिया टेक्स कितना है सर, 18 मिनट्स, ठीक है। और रवि कितना टाइम लेता है बाबू, रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट, ठीक है। दे, तो मैं लिखूंगा दे मीट आफ्टर इज इक्वल्स टू LCM ऑफ 18 एंड 12, मतलब 18 और 12 का जो हमारा LCM होगा उतने ही मिनट पे वो एक दूसरे को मीट करेंगे। तो मैं 18 इज इक्वल्स टू लिखूं और यहाँ पे 12 इज इक्वल्स टू लिखता हूँ। 18 का सर निकालो, 2 से कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का पावर 2, क्योंकि 3 इंटू 3 है। बताइए सर, अब 12 के लिए 12 का भी निकाल सकते हैं, बताओ, प्राइम फैक्टर तो निकाल ही लेंगे मालिक, बोलो बाबू। 2 से कितना हो गया 6 हो गया, फिर किससे निकालोगे 2 से, फिर 3, फिर 3 से लगा दो 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 है मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो LCM में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। मतलब यहाँ पे देखो 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो हम कौन सा ले ले, 2 का पावर 2 ले ले, हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 का पावर 2। यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो हम 3 का पावर क्या ले सकते हैं 2 लेंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर लेना है। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 हो गया, और 3 का पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, तो 9 4 जा कितना होता है सर, 9 4 जा 36, है ना। यहाँ पे मैं बाउंड्री दे देता हूँ 36 मिनट, 36 मिनट्स पे वो मिलेंगे, तो मैं क्या लिख दूंगा, दे देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स, मतलब वो 36 मिनट्स के बाद क्या है एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे को जान पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, चाहे जो करें हमें नहीं मतलब, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वाले चाचा हमें बस कह रहे थे कि भैया उन दोनों को मिलना है, तो कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे, तो वो मिलेंगे दे मीट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब किस लिए मिलना है, ये तो रवि और सोनिया ही बताएंगे, हमें क्या पता भाई, है ना, हमें तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है। चलते फिर, अब चलेंगे बाबू 1.2 पे, चलते हैं सर। एक्सरसाइज 1.2 NCERT क्लास 10, क्लास 10 का NCERT है, क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम सभी लोग जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें इनको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल कैसे होता है। तो जब इरेशनल होता है तो कैसे होता है, हमें इसी चीज को प्रूफ करना है कि भैया रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे और एक एज्यूम करेंगे, एजप्शन लेंगे एक, कि भैया जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है, कुछ टाइम के लिए हम एज्यूम करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम द contrary that root 5 is a rational number, कि हमने कुछ समय के लिए एज्यूम कर लिया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, राइट। तो जब रैशनल नंबर होगा रूट 5, तो हम रूट 5 की इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन बी, क्योंकि रूट कोई भी नंबर जब रैशनल नंबर होगा तो वो a अपॉन बी के फॉर्म में होगा। तो जब a अपॉन बी के फॉर्म में होगा तो वहां पे हम लिख सकते हैं a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप एक चीज बताओ दोस्त, मैंने a एंड b आर को प्राइम क्यों लिखा,
क्योंकि जब रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रैशनल नंबर फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बेसिस में बताता हूं आपको। मैं जैसे मैं लिखता हूं 2/4, तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है सर? फ्रैक्शन है। तो चलते हैं यहाँ पे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 1/2। तो जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो हम उसको फ्रैक्शन कह सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर नहीं कह सकते। आ रही बात समझ में? तो अब को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब ये होता है कि P/Q का कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो सर? 1 हो, मतलब P और Q में से 1 के अलावा कोई भी और नंबर कॉमन फैक्टर ना हो। आई मीन सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो बिल्कुल और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मैं 5/6 लिखता हूं, तो 5/6 में मैं इसको 1 इंटू 5 लिख सकता हूं और इसको 2 इंटू 3 यहाँ पे 1 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे केवल 1 है कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं कोप्राइम, कोप्राइम में आई होप डेट आप समझ चुके हो। A/B का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे A एंड B आर कोप्राइम एंड B नॉट इक्वल टू 0। आई मीन B अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ सकते हो आप? A/B जब हम दे देंगे, अगर B 0 हो गया, आई मीन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो रैशनल नंबर होगा वो। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? अब देखो, इस B को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पता होगा आपको, कोने कानी गुना होता है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सर आप इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √5b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, मैं अब लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे सर, करिए स्क्वायर। √5p का स्क्वायर हो गया, इधर a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ? √5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे मतलब स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे, तो ये जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा बताओ? डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें क्या पता है, जब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो a भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। अगर a स्क्वायर, अभी जो थ्योरम है आपका एनसीईआरटी में, उसमें क्या है कि जब a स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल होगा तो a भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं लिखता हूं a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सिंपल सी बात है, राइट? मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा सकता हूं यहाँ पे कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूं 10 और 10 का स्क्वायर, क्या दोनों 5 से डिविजिबल है? तो मैं देखता हूं यहाँ पे 10, यहाँ पे कटिंग करो 2 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये क्या हो गया सर? अगर मैं 10 को स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाता है? 100 हो जाता है, और अपन 5 तो ये कितना हो गया? 20 जैसे, मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब ये भी और ये भी दोनों फुल्ली डिविजिबल है। तो हमने क्या सीखा कि अगर मैं ए स्क्वायर अगर कोई नंबर से डिविजिबल है तो ए भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। आगे बात समझ में बाबू? ठीक है, चलो इतना तक तो मैंने सीख लिया। अब देखो एक और चीज है। अब अगर a जो है 5 से डिविजिबल है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? a जो है वो 5 से डिविजिबल है।
तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या देखा, 5 डिवाइड बाई ए। ये स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है कि ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब वो 5 से क्या है सर, डिविजिबल है। तो कैसे होगा डिविजिबल, देखो 5 से लगा दो ए में, ठीक है। तो कौन से जा से लगाओगे, तो ए जो है सर ये क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें ए की वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं है ना। तो 5 के टेबल में जब ए आएगा तो मान लो सीजा से आ गया, सीजा से आ गया, तो 5 सीजा ए, हमने सपोज कर लिया कि सी कोई इंटीजर है, तो 5 सीजा ए आ गया। अब कट करो या माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है ना क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है, पता है आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, देखते रहना आप। तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड कितना है सर, डिविडेंड क्या है, ए है, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्या, डिवाइजर, ये होता है कोशिएंट, और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, नाम भी लिख देता हूं मैं। यहाँ पे क्या होता है, ये कोशिएंट होता है, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है, बताइए, डिवाइजर, ठीक है सर। इतना तक तो आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड कितना है सर, ए है, ए इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है, 5 है, देख रहे हो आप, डिवाइजर 5 है, इनटू क्या है, कोशिएंट क्या है सर, देखो सी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया, है ना। अब प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है बाबू, 0 है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू सी, तो 5c हो गया, प्लस में 0, तो फिर मैं लिख दूंगा ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5c, प्लस में 0 है तो उससे कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, 5c हो गई। बताओ ए की वैल्यू क्या हो गई, 5c हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू 5c, जो अभी हमने निकाला है, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 5c, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। अब मैं यहाँ पे करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए को स्क्वायर करो और यहाँ पे 5c को स्क्वायर करो, इंप्लाइज डेट का साइन देंगे बीच में क्योंकि हम इक्वल टू दे रहे हैं, ठीक है सर। अब देखो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 25, 5 5 जो 25 और सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हमें ए, यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5b स्क्वायर, देखो 5b स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू क्या है, 25c स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है, वो एज इट इज आ जाएगा। ए स्क्वायर की जगह पे हमने क्या दे दिया, 5b स्क्वायर दे दिया, इक्वल टू है तो इक्वल टू, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से हमने उठा के, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू जो कितना है 5b स्क्वायर, इसको उठा के मैंने यहाँ पे पटक दिया ए स्क्वायर की जगह पे, और इक्वल टू के बदले हमने इक्वल टू या 25c स्क्वायर हमने एज इट इज राइट डाउन कर दिया। ओके सर, जब आप इतना समझ चुके हो तो आप देखो कितना है ये, इससे कटिंग हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो अब देखो ये बी स्क्वायर जो है वो फिर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, बताओ। और अपॉन में जब होता है, वो डिनोमिनेटर में जब होता है, ये मल्टीप्लीकेशन में, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा। इसका मतलब फिर जो है बी स्क्वायर वो 5 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5, तो बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हो गया सर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो आप क्या देख रहे हो कि ये देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन में, देखो ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जब ए भी 5 से डिवाइड हो और बी भी 5 से डिवाइड हो,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए सर? 5 हो गए। 5 हो गए ना? बताओ इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 5 हो गए। लेकिन अगर ये हमारा, हमने क्या एज्यूम किया था कि ए और बी जो है वो को प्राइम है। क्या एज्यूम किया था हमने? बताओ। ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, ए और बी क्या है? को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो ए और बी जब को प्राइम होंगे, तो को प्राइम जब कोई रहता है तो उसका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 हो सकता है केवल, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। और यहां पे ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका हमने जो माना था वो हमारा गलत एज्यूम हो गया। लेकिन हम पहले कंक्लूड करते हैं, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सर? बताइए मालिक। लिखेंगे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। क्यों? क्योंकि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कॉमन फैक्टर था वो केवल और केवल 1 होना चाहिए था, क्योंकि ए और बी क्या थे? को प्राइम थे, और को प्राइम का कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता था, है ना? लेकिन यहां पे हमारा ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 हो गया। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जो हमने माना था, वो हमारा एजप्शन जो था, हमने जो एज्यूम किया था, ठीक है, लेट किया था हमने, वो क्या हो रहा है यहाँ पे? फेल होता हुआ दिख रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption. इनकरेक्ट assumption। ठीक है, इनकरेक्ट assumption। सो लिखेंगे यहां पे, सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल। सो हम कह सकते हैं जो हमने एजप्शन किया था कि भैया ए और बी को प्राइम होंगे, तो ए और बी को प्राइम नहीं हुए, क्योंकि जो को प्राइम्स होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा 5 भी कॉमन फैक्टर हो रहा है। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है सर? 5 हो रहा है। तो हमारा जो एजम्पशन था, मतलब जो हमने माना था, लेट किया था, वो क्या हो गया? फेल हो गया। जिसकी वजह से हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रोडिक्शन इज एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन। जो हमारा एजप्शन था वो गलत था। ठीक है, सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि √5 जो है इरेशनल है। राइट, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि √5 जो है सर वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। अगर सर आप ऐसा करके आ जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप ऐसा करके आ जाते हो तो पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें सर 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल में बताया गया है। ठीक है, √2 को इरेशनल बताना है और √3 को भी इरेशनल बताना है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बन जाएगा, जो अभी मैंने बताया आपको इसी पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसी पे आप ट्राई करना बाबू। केवल √5 के जगह पे आपको √2 का यूज होगा और √3 का यूज होगा। ठीक है सर, अगर इतना आप करते हो तो आपका ये दोनों एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके सर, अब सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है, बट हमें उसको प्रूफ करना है। हम प्रूफ कैसे करेंगे सर? प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम यहां पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू द contrary
contrary that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Rational number. हमने एज्यूम कर लिया सर कि यहाँ पे 3 plus 2 root 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, बट उसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं आगे। अगर वो रैशनल नंबर है, कोई भी अगर नंबर रैशनल नंबर होगा a अपॉन b के अब देखते हैं सर, यहाँ पे 3 plus 2 root 5 है इज इक्वल्स टू हम a अपॉन बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके फॉर्म में होगा? a अपॉन बी के फॉर्म में होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया 3 plus 2 root 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, जहां पे a एंड b आर को प्राइम। a और b जो है वो को प्राइम है, ठीक है। a और b जो है वो को प्राइम है, ऐसे यहां पे ना, ऐसे, ठीक है। a और b जो है को प्राइम है एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब वो b 0 नहीं है। जाहिर सी बात है कि को प्राइम जो वो नंबर्स होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होता है, उसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कोई रैशनल नंबर कब बनता है? जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म को प्राइम के फॉर्म में होते हैं क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त और कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जाहिर सी बात है कि को प्राइम होंगे तभी वो रैशनल नंबर होगा। एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0, अगर b नॉट इक्वल्स टू 0 है तभी वो रैशनल नंबर होगा, नहीं तो अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैंने पिछली वाला क्वेश्चन बताया था, आप देख चुके होंगे, जो रूट 5 को मैंने प्रूफ करके बताया था जी रैशनल नंबर है। अब देखो सर, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, है ना, कोने कानी गुणा करते हैं। उससे पहले इस 3 को उधर भेजिए आप, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, प्लस 3 है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। b1 का एलसीएम क्या हो गया? b हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? b माइनस 3b, b माइनस क्या हो गया सर? 3b हो गया। बोलिए। नहीं, a माइनस 3b, a माइनस 3b हो गया, ठीक है सर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हमने क्या देखा? 2 रूट 5 इक्वल्स टू क्या हो गया? a माइनस 3b अपॉन b हो गया। तो हम क्या करेंगे? रूट 5 को इधर रखेंगे और a माइनस 3b अपॉन में ये 2 यहां पे चला आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में ना सर, तो यहां पे जब आएगा तो क्या किस में आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 2b, ठीक है, a माइनस 3b अपॉन 2b। अब देखो हम क्या देखते हैं, बताओ। a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर ये a माइनस 3b अपॉन 2b है, ये a अपॉन b के फॉर्म में, आई मीन p अपॉन q के फॉर्म में है, तो जो p अपॉन q के फॉर्म में है वो क्या है बताइए? वो रैशनल नंबर है। तो मैं लिखता हूं a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर, सो रूट 5 इज रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर ये इसकी वैल्यू अगर रूट 5 है तो ये वाला अगर रैशनल नंबर है तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। a माइनस 3b अपॉन में 2b की अगर वैल्यू रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये रूट 5 भी क्या हो जाएगा? आपका रैशनल नंबर होगा, राइट। तो हमने इस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया अगर a माइनस 3b अपॉन 2b अगर एक रैशनल नंबर है तो रूट 5 भी आपका एक रैशनल नंबर है। बट हमने अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो मैं लिखूंगा बट दिस कंट्रोडिक्ट्स द फैक्ट दैट
रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, इरेशनल। जो हमने प्रूफ किया था कि रूट 5 क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो वी से डैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, सो वी से डैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया सर, ये हिंस प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इनमें 3 ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं सॉरी, 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 1/√2 फर्स्ट है, सेकंड 7√5, थर्ड है 6 + √2। ये तीनों को हमें इरेशनल साबित करना है, घोषित कर देना कि भैया तू क्या है, इरेशनल है। तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन वाले चाचा बोल रहे हमें प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें इन तीनों चाचा को उठा के बारी बारी से इरेशनल साबित कर देना कि भैया चाचा जी आप क्या हो, इरेशनल हो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1/√2 है ना, हमने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे, है ना। इसको हमें क्या साबित करना है, इरेशनल, इरेशनल साबित करना है, इरेशनल साबित करना है सर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बोलिए। तो चलिए हम लेट करते हैं, लेट यहां से मैं करता हूं सॉल्यूशन, ठीक है सर, सॉल्यूशन हो गया ये। लेट अस एज्यूम, let us assume to the contrary। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1/√2 को हम एक रैशनल नंबर मानेंगे कुछ टाइम के लिए, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये सही में रैशनल है। अगर रैशनल नहीं है तो फिर हम बाद में इसे इरेशनल घोषित करार कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 is a रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा, जहां पे a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब b 0 नहीं होंगे सर। अगर b 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा रैशनल नंबर का, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो रैशनल नंबर रहेगा नहीं, वो अपनी औकात ही खत्म कर देगा। बोलो ना, वो रैशनल रहेगा, इरेशनल रहेगा, वो झुनझुना बजाने लायक भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमने इतना तो काम कर दिया, ठीक है सर। अब देखो इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, या नहीं तो फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओपन में 1 आ जाएगा, 1 को हम तो लिखेंगे नहीं, इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो a/b है तो ये क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। बताओ, तो b/a क्या है, रैशनल नंबर है, तो मैं यहां पे लिखूंगा b/a इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि b/a क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर b/a एक रैशनल नंबर है तो √2 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा b/a इज अ रैशनल नंबर, सो √2 ऑल्सो अ रैशनल नंबर, सो √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें √2 √5 √3 ऐसे नंबर्स जो हैं वो क्या है सर, बताओ कौन से नंबर है, ये इरेशनल्स हैं। ये सारे नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर तो है ही नहीं। आ रही बात समझ में। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है √5 है, √5 को हमने इरेशनल बताया था, है ना। आपके एग्जांपल्स में √2 और √3 का क्वेश्चन है कि उसको इरेशनल बताना है। तो √2 क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है। तो मैं लिखूंगा यहां पे बट दिस कॉन्ट्रोडिक्शन, बट दिस कॉन्ट्रोडिक्शन कॉन्ट्रोडिक्ट्स, ठीक है,
but this contradicts the fact that the fact that right root 2 is irrational ठीक है. So we say that 1 upon root 2 is irrational. ठीक है, यहां पे क्या लिख दोगे सर? प्रूव्ड लिख देना है. ठीक है, यहां पे प्रूव्ड लिख देना है. ठीक है, तो हमने क्या घोषित कर दिया इसको कि 1 अपॉन रूट 2 जो है वो क्या है सर? एक इरेशनल नंबर है. और इरेशनल नंबर है तो हम जब भी कोई इरेशनल नंबर घोषित करना हो, प्रूफ करना हो, तो पहले हम क्या करेंगे? उसको रैशनल मान लेंगे. और जैसे ही रैशनल मानेंगे उसको, फिर वो रैशनल के जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे उसको फॉलो करके देखेंगे. अगर जाहिर सी बात है, अगर वो इरेशनल है तो रैशनल के प्रॉपर्टीज पर फॉलो अप होगा नहीं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ना कि अगर वो इरेशनल है तो रैशनल की प्रॉपर्टीज को टच नहीं करेगा, वो रैशनल की प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको इरेशनल साबित होना पड़ेगा. इसी तरीके से चलते हैं दोस्तों. यहाँ पे 3 का सेकंड 7 रूट 5 को इरेशनल घोषित करते हैं. यहाँ पे सर 7 रूट 5 है, हमें उसको इरेशनल घोषित करना है, इरेशनल प्रूफ करना है. तो मैं यहां पे करता हूं सॉल्यूशन. यहां पे क्या करता हूं सर? सॉल्यूशन करता हूं. मैं लिखता हूं लेट अस एज्यूम टू contrary that 7 root 5 is a rational number. कुछ समय के लिए हमने उसको 7 रूट 5 को एक रैशनल नंबर मानेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या वो रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को टच करता है, क्या वो रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को फॉलो अप करता है. अगर करता है तो रैशनल होगा, अगर नहीं करता है तो इरेशनल होगा. और जाहिर सी बात है कि अगर कोई इरेशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज को फॉलो अप नहीं करेगा. लेकिन मैंने अभी एज्यूम किया है कि भैया वो रैशनल है, तो क्या मैं देखता हूं 7 रूट 5 है, अगर वो रैशनल है तो वो a अपन बी के फॉर्म में होगा, इसलिए मैंने लिखा 7 रूट 5 इज इक्वल टू a अपन बी. लेकिन कैसे? जहां पे a एंड b आर को प्राइम, a और b क्या होंगे? को प्राइम होंगे, क्योंकि a और b जो है यहां पे वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा. फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म ही रैशनल नंबर होता है. अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो वो फ्रैक्शन ही माना जाएगा, उसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे. तो a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0. मतलब हम b नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए दिए हैं क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर उसकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, ना वो रैशनल होगा नहीं रैशनल होगा, है ना. तो b नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब आप रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है बताओ? p एंड q आर इंटीजर्स या a एंड b आर इंटीजर्स बट b नॉट इक्वल्स टू 0. मतलब a और b इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट b नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब b जो है वो 0 इंटीजर नहीं होना चाहिए, तभी तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा. मैं अब क्या करता हूं सर? यहां पे क्या है? ये 7 रूट 5 है, तो 7 क्या है? यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करता हूं 7 को मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो किस में चला जाएगा वो बताओ? डिवाइड में चला जाएगा, तो a अपन 7b हो जाएगा सर. a अपन 7b, तो a अपन 7b जो है वो a अपन p बाई क्यू के फॉर्म में है. आई मीन a बाई b के फॉर्म कह लो या p अपन q के फॉर्म में कह लो, तो रैशनल नंबर के फॉर्म में है. तो मैं लिखता हूं कि a अपन 7b इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. क्या लिखता हूं मैं? अगर ये a अपन 7b अगर रैशनल है तो उसकी वैल्यू जो है रूट 5 वो भी रैशनल होगी, क्योंकि बीच में क्या है? इक्वल टू है, राइट. तो मैं इसके लिए क्या लिखता हूं बताओ? मैं क्या लिखता हूं इसके लिए कि a अपन 7b इज अ रैशनल नंबर. सो रूट 5 अगर a अपन 7b अगर रैशनल है तो रूट 5 भी क्या होना चाहिए?
रैशनल होना चाहिए, तो मैं लिखता हूं √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बताओ। लेकिन मेरे दोस्त मैं लिखता हूं बट, अभी हमने प्रूफ किया था ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया था तो हमने क्या बनाया था कि √5 एक इरेशनल है, उसको प्रूफ किया था हमने। तो मैं लिखता हूं बट दिस contradicts the fact that क्या फैक्ट था कि भैया √5 इज इरेशनल, है ना, √5 इज इरेशनल। हमने अभी √5 को क्या घोषित किया था, प्रूफ किया था कि वो इरेशनल नंबर है। तो मैं लिख सकता हूं सो वी से दैट 7√5 इज इरेशनल। ठीक है सर, तो 7√5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। मैं यहां पे बहुत ही प्यारे अक्षरों में लिख दूंगा हिंस प्रूव्ड, कि हमने ये चीजें प्रूव कर दी कि भैया 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम 3 पे। 6 का सर थर्ड है, 6 का थर्ड है, 6 + √2, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लेट करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे सर बताओ, रैशनल एज्यूम करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन यहां पे, लेट अस एज्यूम टू द contrary right that 6 + √2 is rational नंबर, कि √6 + √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर वो रैशनल नंबर है 6 + √2 तो वो a/b के फॉर्म में होगा, जहां पे a एंड b क्या होंगे, a एंड b आर को प्राइम होंगे, a एंड b आर को प्राइम, बट b नॉट इक्वल्स टू 0, राइट, बट b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, क्या लिखेंगे, b नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, या एंड लिख दो, क्या लिख दोगे, एंड लिख दो यहां पे। ठीक है, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब a जो है सर, सॉरी b जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइन। जब नॉट डिफाइन हो जाएगा तो रैशनल इरेशनल को तो प्रूफ करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो हमने क्या इसको कर दिया, b नॉट इक्वल्स टू 0, और a और b को प्राइम क्यों होंगे, क्योंकि b को प्राइम का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सर यहाँ पे जो 6 है वो 6 को इधर ले आएंगे, तो √2 इज इक्वल्स टू a/b, यहाँ पे क्या है +6 है ना, इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होता है बताओ, प्लस होता है, प्लस को इधर ले आओगे माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर में कुछ नहीं है 1 है, b1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस क्या हो जाएगा सर 6b हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि √2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a माइनस में 6b ओपन में b, तो a-6b/b जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर दिख रहा है आपको, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। तो जब a-6b/b अगर ये रैशनल नंबर है तो ये √2 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं a-6b/b इज अ रैशनल नंबर, सो √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब √2 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अभी हमने एग्जाम्पल में क्या देखा कि √5 √3 और √2 ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे,
but this contradicts the fact that root 2 is irrational. रूट 2 इज, क्योंकि हमने अभी साबित किया था, घोषित किया था कि भैया रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। मैं क्या लिख सकता हूं, सो वी से डैट, हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है सर, तो हमने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। मैं लिख सकता हूं प्यारे अक्षरों में, हिंस प्रूव्ड। यहां पे बाबू आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 जो है वो रियल नंबर है क्लास 10th के अंदर एनसीईआरटी, ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैथमेटिक्स की पावरफुल कंटेंट को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।